सो गाइज, सोलो लेवलिंग की नया सीरीज नहीं बोलूंगा, पर हंटर ओरिजिन बोले के मैं लौट आया हूँ, जिसके बारे में कमेंट करके आप लोगों ने पागल बना दिया था। आज के वीडियो में हम कई सारे मेन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी जानेंगे और कुछ तो ऐसे हैं जो कि जान के आप लोगों को भी शौक लगेगा, जैसे कि चाइयेन पहले से ही जिनबू को जानती थी। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन अगर आपको सारे स्टोरीज बहुत ही अच्छे से देखना है, पूरी वीडियो आपको देखनी होगी। और प्लीज मुझे बता देना कैसा लग रहा है ये वीडियो। हमें कई सालों पहले दिखाया जाता है, एक जगह हम बहुत ज्यादा आग देखते हैं, चारों तरफ तबाही फैल चुका है। वहीं पे हम एक डेंजन गेट को देखते हैं। वहां पे शायद एक हंटर किसी को रोक रहा था, बोल रहा था, संग क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर तुम अभी जाओगे तो अंदर पूरी तरह से बंद हो जाओगे। आई नो कि तुम्हें ये पता है। हम वहीं पे हंटर संग इल्हान को देखते हैं, यानी संग जिन्हू के पापा को। उस बंदे के कहने के बाद भी वो उसकी बात नहीं सुनता। वो अंदर जो भी इंजर्ड है उनके पास जाना चाहता है, उनको बचाना चाहता है। वो बंदा फिर से उसे रोकने की कोशिश करता, पर वो उसकी बात बिना सुने आगे जाते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आता हूँ। अंदर हम कई सारे हंटर्स को वहां पे इंजर्ड देखते हैं। वहीं पे एक लेडी थी, वो सामने देखते हुए कहती है, कैप्टन आप वापस क्यों आए? अगर आप यहाँ पे हमारे साथ ट्रैप्ड हो जाएंगे तो? पर वो कहता है, नहीं, मैं अपने कॉमरेड्स को पीछे नहीं छोड़ सकता। और वो सोचने लगता है कि शायद समय रहते वो वापस जा सकता है। पर तभी जब सामने देखता है, गेट अब बंद हो चुका था। वो पूरी तरह से डर जाता है, बहुत लेट हो चुका है। उसे अपनी बेटे यानी जिन्बू की याद आता है। वो सोचता है ऐसा कोई रिकॉर्ड्स नहीं है जिसमें किसी ने भी गेट बंद होने के बाद उसमें से बाहर निकला है। पर इसका ये मतलब नहीं कि ये इम्पॉसिबल होगा। शायद कोई और रास्ता हो सकता है। मैं घर वापस जाके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर ऐसे ही समय गुजरते गए, वो वापस नहीं जा पाया। देखते देखते उसका जो साथी था वो वहीं पे मर गई। वो बहुत निराश था। तभी पीछे एक रोशनी को जलते हुए देखता है। वो उस तरफ आगे बढ़ता है। जब सामने जाता है, वो किसी अजीब से जगह में ही पहुंच जाता है, एक डेंजन जैसा कुछ। तभी उसके पीछे कोई एंटिटी आता है, कहता है, ओह तुम जाग चुके हो। वो डर जाता है, उसे अपने आप को रिवील करने के लिए कहता है। पर वो एंटिटी वो कहता है, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ फाइट करने नहीं आया हूँ। और यहीं पे हम एक रूलर को देखते हैं जो कि उसे पावर देता है, एक ऐसी पावर जिसमें वो पृथ्वी पे अभी क्या चल रहा है वो सब कुछ देख सकता है। और वो देखता है अपने बेटे की सोल्जर्स को, यानी शैडो आर्मी को, और साथ ही में संग जिन्बू को। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये क्या है? वो अपने बेटे को ऐसे क्यों देख रहा है? वो डर जाता है, कहता है, क्या ये अभी मैंने जिन्बू को देखा? वो रूलर कहता है, हाँ ये तुम्हारा बेटा ही था। जब तुमने अपना कॉन्शियसनेस खो दिया था तो हमने तुम्हें यहाँ पे लाया, और उसके बाद बहुत समय बीत चुका है। तुम्हें जगाया गया है मोनाक ऑफ शैडोज की वजह से। वो रूलर्स का दोस्त या फिर दुश्मन हो सकता है, और अगर वो एक दुश्मन निकलता है तो फिर उसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और इसी वजह से मैं तुम्हें अपनी पावर देता हूँ ताकि तुम संग जिन्बू पर नजर रखो। और अगर वो मोनाक्स को चूज करता है तो फिर उसके साथ पर्सनली डील करो। और फिर भी अगर वो तुम्हें खत्म कर देता है तो फिर मैं सारे मैटर्स अपने हाथ में लूंगा। और इसी के बाद उसे पावर्स मिलता है, और फाइनली वो उसी ए रैंक डेंजन के अंदर यानी यूएसए के अंदर आता है, जहाँ पे वही हंटर उसे देखते ही डर जाता है। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं कोरियन हूँ और मैं घर जाना चाहता हूँ। एक स्कूल के अंदर हम और का छाया देखते हैं। शायद कहीं पे डेंजन ब्रेक हो चुका है। वो एक दरवाजा खोलता है जिसमें हम दो लड़कियों को देखते हैं। उसी में वो उनको मारता, तभी वहीं पे हम संग जिन्हा को देखते हैं। उसके हाथ में एक छाता था और वो अपने अवेकन पावर्स की मदद से उस ऑर्क के साथ वहां पे लड़ने लगती है। अगर आपने सोलो लेवलिंग अच्छे से देखा होगा तो आपको ये सीन याद होगा। उसमें हमें दिखाया गया था कि संग जिन्हा की पावर्स धीरे धीरे अवेकन हो रही है। तो इसमें हम वही कहानी को देखेंगे। वो उस ऑर्क को वहीं पे खत्म कर देती है। वहां पे सभी बहुत हैरान होते हैं, कहते हैं, संग जिन्हा क्या तुम सच में अवेकन हो चुकी हो? सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। जिन्हा बहुत ज्यादा हैरान होती है। पर तभी सामने
एक ऑर्क उसके हाथ में एक लड़की थी। उसे शायद वो वहीं पे मारने वाली थी। सभी जिन्हा को कहती है, जिन्हा प्लीज प्लीज जाके उसे बचा लो जिन्हा, यहाँ पे सिर्फ तुम हो जो कि उसे बचा सकती है। जिन्हा कहती है, हाँ ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। और ये कह के तभी वो उस ऑर्क के सामने आती है। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, उसी छतरी से फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर इस बार कुछ भी नहीं होता। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। वो ऑर्क तभी उसे देख के हंसता है और उस लड़की को वहीं पे खत्म कर देता है जिन्हा के सामने, जिसे देखते ही वो रो देती है कि वो उसे बचा नहीं पाई। और अब सीन शिफ्ट होता है, हम उनके घर में देखते हैं। वो बहुत ज्यादा दुखी थी, कह रही थी ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ, पर जिन्बू उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है, फिर भी वो नहीं समझती। वो रोने लगती है, सोचती है काश काश मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता तो शायद मैं उन्हें बचा सकती थी। उसकी ये दुख कई दिनों तक चलता है। वो एक जगह तभी बैठी हुई थी, तभी बाहर से जोरदार साउंड आने लगता है। वो जब जाती है देखती है फिर से एक डेंजन ब्रेक हुआ है और फिर से उसके सामने थे ऑर्क्स। वो उन्हें देखते ही अपने आप को रोक नहीं पाती, दौड़ के उनके तरफ जाने लगती है उन्हें मारने के लिए। पर तभी ऊपर से एक शायद दीवार का टुकड़ा उसके ऊपर गिर नहीं वाला था। तभी हम यहाँ पे बिया की योनो को देखते हैं जो कि सीधा आके उसे वहां पे बचा लेता है। गाइज आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि ये बिया की योनो है कि नहीं, पर लगता तो वही है। वो उसके आके वहां पे तारीफ करता है, जिन्हों शुक्रिया कहती है और फिर से बहुत ही शानदार तरीके से लड़ने लगती है। उसकी बालों का कलर हम अलग होते हुए देखते हैं। उसकी पावर शायद वो छतरी है। वो अब मॉन्स्टर से फाइट करने लगती है और सोचने लगती है मैं अपने भाई की तरह, मैं अपने पापा की तरह बनना चाहता हूँ जो कि फियरलेसली इन मॉन्स्टर्स से फाइट कर सकती है। फाइट खत्म होने के बाद हम जिन्हा को देखते हैं। वो ब्योक मिन्हो के पास आती है और कहती है माफ कीजिएगा, क्या आप मुझे बोल सकते हैं सर कि मैं आपके जैसा फियरलेसली फाइट कैसे कर सकती हूँ। यहाँ पे वो उसे समझाता है यही तो क्वेश्चन है कि कभी तुम्हारा फियर बंद नहीं होगा, वो जाएगा नहीं, पर फिर भी तुम्हें लड़ना होगा ताकि तुम उन्हें बचा सको जिनकी तुम परवाह करते हो। ओके, तो तुम मेरे टीम में ज्वाइन कर लो, उसके बाद बात करते हैं। और वो उसे अपना कार्ड देता है। ये खत्म होने के बाद जिन्हा घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसका वही दोस्त उसे वहां पे मिलता है, ये रियोंग। उसे देखते ही जिन्हा बहुत शौक में आ जाती है, सॉरी कहने लगती है, पर रियोंग वो कहती है मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ जिन्हा, तुम ही थी जिसकी वजह से तब हम सब बच पाए थे। अगर तुम नहीं होती तो तब हम सब मर जाते। तो शुक्रिया शुक्रिया जिन्हा, हम सब के लिए लड़ने के लिए। ये सुनते ही जिन्हा के मन में जो बोझ इतने दिनों से था वो गायब हो जाता है। अब कुछ महीनों बाद दिखाया जाता है एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर आया है। वहाँ पे सबकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। तभी वहाँ पे आती है जिन्हा जो कि एक बैकअप के रूप में थी। उसे देखते ही वो हंटर बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है संग जिन्हा, फाइनली जिन्हा आ चुकी है। पर दूसरा बंदा कहने लगता है जिन्हा ये आखिर कौन है। वो कहने लगता है ये तो वही है द वंडर गर्ल जिसे गिल्ड मास्टर ने खुद रिक्रूट करा था, संग जिन्हा द व्हाइट टाइगर गिल्ड्स राइजिंग स्टार। और तभी जिन्हा अपने पावर्स के साथ आगे बढ़ती है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। माना मीटर की तरफ देखते हुए कुछ लोग बहुत हैरान थे क्योंकि वहां पे एरर शो कर रहा था, मतलब ये मीटर उसकी ताकत माप ही नहीं सकता था। और उन सबके सामने थे गोतो ryuji जो कि जापान का एक नया एस रैंक हंटर था, पर सिर्फ वो एस रैंक जितना नहीं उनसे कई ज़्यादा ताकतवर था। और ये खबर अब चारों तरफ फैल जाता है। गोतो ryuji एक एस रैंक हंटर जो कि एक नया राइजिंग स्टार है, जो कि अकेला डेंजन्स में जाता है और पूरी तरीके से सब कुछ खत्म करके वापस आता है। तभी दिखाया जाता है एक जगह पे एक बहुत खतरनाक डेंजन ब्रेक होता है। हंटर्स जो कि वहाँ पे थे वो उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। वो लोग बार बार बैकअप की रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब था। पर तभी वहाँ पे एंटर होते हैं गोतो ryuji। वो उसे देखते ही कहता है रुको, तो तुम तो एस रैंक गोतो ryuji हो ना। और अब गोतो आते ही सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पे एक एक करके इंस्टेंटली ख़त्म कर देता है।
सब उसकी तारीफ करने लगते हैं, उसके लिए चीयर करने लगते हैं। सब कहने लगते हैं, देखो तो बाकी एस रैंक हंटर्स हंटर एसोसिएशन की इवेंट अटेंड करने के लिए बिजी है, पर ये बंदा बाकी लोगों की तरह नहीं, ये यहाँ पे आया है हम लोगों की मदद करने के लिए। और इसकी ताकत, इसकी स्ट्रेंथ बाकी एस रैंक हंटर्स से कुछ अलग लेवल पे है। वहीं पे भीड़ में एक और हंटर को देखते हैं। अगर आपने इसे पहचान लिया तो मुझे बता देना कि ये कौन है। अब सब उसकी ताकत को देख के कहने लगते हैं, वो बस एक एस रैंक हंटर नहीं बल्कि एक नेशनल लेवल हंटर है। पर गोतो सोचता है, मुझे परवाह नहीं पब्लिक मेरे बारे में क्या कहते हैं या फिर क्या सोचते हैं। मेरा एक गोल है, एक गोल, बस मेरे देश को बचा के रखना। और कुछ ही दिन बाद उसे ऐसे ही ब्लेड गिल्ड का ऑफिशियल गिल्ड मास्टर बना दिया जाता है। वो प्रॉमिस करता है इसके साथ वो जाके पूरे देश को बचाने की कोशिश करेगा। पर तभी वहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है हंटर एसोसिएशन के चेयरपर्सन को। गोतो र्यूजी आज भी अटेंड करने नहीं आया था। एक बंदा उसे आके कह रहा था, हाँ चेयरमैन, वो आज भी नहीं आया, वो अपने गिल्ड को प्रमोट कर रहा है। हाँ मुझे पता है वो एक एस रैंक हंटर है, पर क्या आपका ये डिसरेस्पेक्ट नहीं कि वो आपको ऐसे इग्नोर करे? पर चेयरपर्सन कहते हैं, वो जैसा करता है उसे वैसे करने दो, पर वो जितना सीधा है लोगों को हमें मोड़ने में उतना ही मजा आएगा और उतना आसान होगा, और वो इसके लिए परफेक्ट है। और तब गोतो को देखते हैं, एक नेशनल लेवल हंटर की बात उसके भी कानों में पहुंचता है। वो ये बनना नहीं चाहता था, उसे कोई टैग नहीं चाहिए, वो तो बस मदद करना चाहता है। पर दूसरा एक बंदा आके उसे कहता है, पर लोग तुम्हारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्या तुम्हारे अंदर इतना भी ताकत नहीं कि तुम एक नेशनल लेवल हंटर बन सको? वो मोबाइल पे देखने लगता है। वो फिर से सोचता है, मुझे पब्लिक क्या कहती है इस बारे में कुछ भी परवाह नहीं, मेरा सिर्फ एक ही गोल है, मेरे देश को बचा के रखना। पर ये लोग कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। जब तुम्हारी ताकत तुम्हारे टाइटल को मैच ना करे तो लोग तुम्हें नीचा देखते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। और गोतो के साथ भी यही होने लगता है। सब उसकी ताकत को तो जानते हैं, पर वो एक नेशनल लेवल हंटर नहीं है, सिर्फ एक एस रैंक हंटर है। पर गोतो पूरी तरह से अब कॉन्फिडेंट था, उसकी ताकत इतना ज़्यादा है कि वो एक नेशनल लेवल हंटर बन सकता है। यह तक कि वो लियू जिगैंग और थॉमस आंद्रे से भी नहीं हारेगा। और तब वो फाइनली डिसाइड करता है वो अब नेशनल लेवल हंटर बन के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो हंटर एसोसिएशन के चेयरपर्सन से मिलने भी आता है और उसकी जो ऑफर है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और अब उसे वो ऑफर मिलता है जहाँ पे वो कोरिया में जाएगा मदद तो करने के लिए, और वहाँ के जितने भी एस रैंक हंटर्स या फिर अच्छे हंटर्स हैं उन सबको एक्सटर्मिनेट करेगा, जिसकी वजह से उन्हें जापानीज हंटर्स पर रिले करना होगा। और उसके बाद वो जब उनकी मदद करेगा, सब कुछ खत्म करेगा, तो उसे नेशनल लेवल हंटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये डील ना चाहते हुए भी गोतो को मानना पड़ता है, क्योंकि उसे अब फाइनली एक नेशनल लेवल हंटर बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें डेट्रॉयट, मिशिगन, यूएसए में दिखाया जाता है। कुछ बच्चे मिलके किसी को बुली कर रहे थे, क्योंकि वो ना उनके जैसा दिखता था और ना उनके बाहर से था। सब उसे मार रहे थे। वो और कोई नहीं बल्कि थॉमस आंद्रे था। वहीं पे एक लड़का, उनका शायद लीडर था, आगे आता है, कहता है, व्हाट द हेल इज योर प्रॉब्लम? क्यों तुम हमें पैसे नहीं दे रहे हो? इस सड़क पे चलने के लिए पैसे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होता रहेगा, इडियट। और वहाँ पे हम लूकस नाम के एक बंदे को देखते हैं। पर थॉमस कहता है, मुझे हंसाओ मत, कोई भी मुझसे मेरा चीज नहीं ले सकता। अब हमें 5 साल बाद दिखाया जाता है। थॉमस और लूकस लड़ रहे थे, सब उनके लिए चीयर कर रहे थे। अब शायद थॉमस को अपना पावर मिल चुका है। वो लड़ते हुए कह रहा था, कोई भी मुझसे मेरा चीज नहीं ले सकता। और वो बहुत खतरनाक तरीके से उसे शायद वहीं पे हरा देता है। और हराने के बाद कहता है, और आज के बाद से मेरा ये नाम याद रखना और हमेशा इस नाम की रिस्पेक्ट करना, थॉमस आंद्रे। और उसके सामने लूकस वहाँ पे गिरा हुआ था। वो हंसने लगता है, कहता है, ये क्या है, दूसरा मौका? पर थॉमस दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। ऐसे ही दोनों दोस्त मिलके बहुत सारे फाइट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि इतने अच्छे दोस्त बनते हैं कि लूकस उसे अपनी बेटी, उसे अपने परिवार से मिलाता है। पर एक दिन किसी एक सुनसान जगह पे लूकस उसे ले जाने लगता है।
थॉमस को समझ नहीं आ रहा था और जब वो पूछता है इस जगह पे आखिर वो क्यों आया है, ये उसे सही नहीं लग रहा है। पर तभी लूकस पीछे से उसके ऊपर बंदूक तानता है। उसके पीछे वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। डेट्रॉइट का टॉप आर्म डीलर एनजे भी था, जो कि उसे मारने के लिए लूकस को भेजा था, क्योंकि उसने लूकस की बेटी को किडनैप करके रखा था और अब लूकस के पास कोई भी रास्ता नहीं था। थॉमस बहुत हैरान होता है क्योंकि उसे बिट्रे भी किया गया था, पर वो क्या करता? वो हंसता है। चारों तरफ से उसे घेर लिया गया है और वो कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता लूकस, तुम इतने बड़े मिस्टेक कर सकते हो। तुम्हारी बेटी की जिंदगी आज खतरे में है क्योंकि तुमने मुझे फिर से एक और बार अंडर एस्टिमेट किया। ये सुनते ही लूकस रो देता है, कहता है थॉमस। पर दूसरी तरफ वो गुंडा वो उसे शूट करने के लिए कहता है और अपने सामने रास्ता ना देख के लूकस शूट भी कर देता है, जो कि उसके हाथों को जाके लगता भी है, पर थॉमस को कुछ भी नहीं होता। वो कहता है यू इडियट। लूकस वहीं पे बैठ जाता है। इस तरफ वो बंदा अपने सारे बंदों को कहता है उसे मारने के लिए, पर ये भाई थॉमस अंधे था, उसके सामने ये सब चींटी जैसा था और वो वहाँ पे जितने भी लोग थे सबको मसलते हुए आगे बढ़ता है। लास्ट में तभी वही बंदा यानी एनजे उसे एक बंदूक से मारता, पर तभी लूकस वहाँ पे आता है और वो गोली खुद अपने छाती पे लेता है। पर ये देख के थॉमस आंद्रे वो चौंकता है, कहता है लूकस। लूकस उसे सॉरी कहता है पर वहीं पे तभी मर जाता है। यहाँ पे वो बंदा उसे फिर से मारता, पर अब थॉमस को बहुत खतरनाक गुस्सा आ चुका था। वो फिर से कहता है जो मेरा है वो मुझसे कोई भी नहीं ले सकता, और वो अपने पावर्स को जगाता है और अब एक एक को वहाँ पे मसलने लगता है, चींटियों की तरह उड़ाने लगता है सबको। सब ये देख के वहाँ पे भागने लगते हैं। थॉमस पागल हो चुका था, वो अपना इकलौता दोस्त उसे खो दिया था और हमें यहाँ पे नैरेट करा जाता है गरीब ही बड़ा हुआ एक इमिग्रेंट जिसके साथ कोई भी बड़ा नाम नहीं था। हर मोड़ पे जिसे दुश्मन मिलते थे, पर किस्मत ने उसे वो ताकत दी जो कोई सोच भी नहीं सकता था, और उस पावर के साथ उसने वो सब हासिल किया जिन सब के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। वो एक राजा की तरह जिया और फिर से एक बार उसकी दुनिया जब बदलने लगा अदर वर्ल्ड एंटिटीज के साथ, वो फिर से तैयार था। हम आसमान से कविश को उतरते हुए देखते हैं। अगर आप लोगों को याद है, ये वही ड्रैगन है जिसने लगभग पूरे यूएसए को ख़त्म कर दिया था। ड्रैगन मोनार्क की सबसे पावरफुल ड्रैगन, और वो उतरता है और थॉमस अपने दोस्तों के साथ उससे फाइट करने के लिए भी तैयार था। और फाइनली वो लड़ाई चालू होता है जो शायद हम सब देखना तो चाहते, पर हमें उसके बारे में बस बता के रखा गया है। किसी और दुनिया में और एक जगह में हम जिन्बू के एक सोल्जर को देखते हैं। तभी वहाँ पे उससे कोई मिलने आती है। ये और कोई नहीं बल्कि एसिल रेडिरू थी। वो उससे आके वहाँ पे हालचाल पूछती है, जिन्बू के बारे में भी हालचाल पूछती है। वो उससे वहाँ पे देखने लगती है, कहने लगती है अगर तुम यहाँ पे अच्छे हो इसका मतलब लॉर्ड जिन्बू भी ठीक होंगे, और उससे अपनी दिल की बात कहने लगती है। जैसे कि तुम्हें पता है मैं कुछ सोच रही हूँ, शायद मेरे अंदर कुछ डेवलप हो रहा है, किसी तरीके की पागलपन। जब मैं पढ़ती हूँ या फिर पियानो प्ले करती हूँ तब भी हर जगह मैं उन्हें ही देखती हूँ। मैंने किसी किताब में पढ़ी थी, शायद इसे लॉन्गिंग कहते हैं। शायद उन्हें सामने देखने की मेरी बहुत इच्छा है। मैं उन्हें फिर से एक और बार देखना चाहती हूँ, बस एक और बार। और वो रोना चालू करती है। वो कहने लगती है जिन्बू सर आई मिस। तभी आवाज आता है, अरे मैंने नहीं सोचा था तुम यहीं पे होगी। वो सामने देखती है, जिन्बू उसके सामने लौट के आया था। वो कहता है तो एसिल बताओ रदिस क्लान वो कैसा है। जिन्बू को सामने देखते ही एसिल बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत ज्यादा। वो रोना चालू कर देती है और कहती है जिन्बू सर इस बार मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी, इस बार मैं आपकी खातिरदारी अच्छे से करूंगी, उसके बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगी। और फिर वो खाने के टेबल पे बैठते हैं फिर से वो तीनों, पर इस बार भी उसकी खातिरदारी उतने अच्छे से वो नहीं कर पा रही थी। पर जिन्बू कहता है नहीं यही खाना मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो उसके लिए एक भोज का आयोजन करना चाहती थी, पर इस बार भी वो नहीं कर पाई। पर फिर से उसके पापा को हम बहुत डरा हुआ देखते हैं। वो कहता है तो तुम वापस कब जा रहे हो। जिन्बू हंसता है, कहता है अरे चिंता मत कीजिए, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं चला जाऊंगा।
यह सुन के एसिल बहुत हैरान होती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जिनबो बेरू को बाहर निकाला था, शायद उन्हें ट्रेन करने के लिए, और उन्हें वो वैसे लड़ने कहता है जैसे वो लड़ना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे होल्ड बैक करने के लिए कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ एसिल की मन बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि जिनबो ने कहा है वो चला जाएगा यहाँ से। इस तरफ बेरू बहुत खतरनाक तरीके से सबसे बहुत ज्यादा फाइट कर रहा था, और उसे देख के बाकी सारे शैडोज डर रहे थे। ट्रेनिंग खत्म होता है और तभी जिनबो कहता है हाँ चलो कंप्लीट हो चुका है, अब घर वापस चले। इस तरफ एसिल की हालत बहुत ज्यादा खराब था। जिनबो शुक्रिया कहता है खाने के लिए, पर इस तरफ एसिल कुछ कहना चाहती थी। जिनबो जा ही रहा था, वो उसे बाय कहने ही वाला था, पर तभी एसिल वो सोचने लगती है क्या फिर मैं कभी उन्हें देख पाऊंगी? अब अगर वो चले जाएंगे, मुझे पता नहीं फिर मैं कब उनसे मिलूंगी, और फिर से मुझे उनका इंतजार करते रहना होगा। और कितनी रातें फिर से मुझे इंतजार करनी होगी, मुझे नहीं पता। मैं और इंतजार नहीं करना चाहती, और नहीं। वो रोना चालू करती है और जोर से कहती है जिनबो सर रुकिए। जिन कहता है क्या एसिल क्या हुआ? वो दौड़ के उसके पास जाता है, बहुत पास, और रोते हुए कहती है जिनबो सर आपको कुछ बताना है मुझे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कैसी फील करती हूँ। हमें किसी जगह पे दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग सामने देख के बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि एक बच्ची थी जो कि सामने एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर को मार के वहीं पे खड़ी हुई थी। सब बहुत डर चुके हैं कि एक बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है, इतने खतरनाक मैजिक बीस्ट को वो कैसे मार सकती है, वो भी अकेले। क्या ये बच्ची, ये लड़की जो उसके सामने खड़ी हुई है, वो कोरिया की 5th एस रैंक हंटर है? और तभी हम वहाँ पे मिस चाइयन को देखते हैं। उसकी एज तब 17 साल की थी। 1 साल बाद हम उसे देखते हैं। चेयरमैन गो से वो मिलने आई थी। वो उसे देखते ही कहता है तो मिस चाइयन 1 साल से बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हो। वैसे क्या तुमने सोचा है जो प्रपोजल मैंने तुम्हें दिया था? ये सुन के मिस चाइयन सोचती है, कहती है मैं आपको जवाब देती हूँ सर, ज़रूर देती हूँ। और वो तभी सोचने लगती है पास्ट के बारे में। वो खेल में बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी कि वो अकेली ही प्राइज लाने की काबिल थी। एक ऐसा समय था जब उसे लगता था कि जीतना ही सब कुछ है, और इसी वजह से जो सब कुछ भी उसके रास्ते का कांटा बन सकता था, उसके लिए बाधा बन सकता था, सब कुछ उसने साइड रख दिया। और उसके बदले हालांकि उसने अपने सारे गोल्स को जीत तो लिया, पर धीरे धीरे अपने दोस्तों को खोता रहा। इतना ज़्यादा कि वो दोस्त ही उसके खिलाफ चले गए, उसे बोलने लगे कि अगर उसे सच में अकेला ही खेलना है तो वो अकेला ही चला जाए। पर सब उसके इतने खिलाफ क्यों थे, नाखुश क्यों थे, उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो उनकी मदद कर रहा था जीतने में। वो हालांकि अकेले ही जिता रही थी, फिर भी ना जाने क्यों उसके अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कि वो खुद किसी के साथ काम करना चाहती हो। उसे ये समझ नहीं आ रहा था। और फिर उसे ये जवाब मिलता है एक हंटर से, जो कि था दुनिया की सबसे कमज़ोर हंटर, संग जिनबू। संग जिनबू इतना कमज़ोर था, वो ई रैंक के बीस्ट से भी फाइट नहीं कर सकता था। मैं जाके उसकी मदद करती हूँ पहली बार। वहाँ पे हम उसके साथ जूही को भी देखते हैं। वो चिल्लाने लगती है जिनबू जिनबू। चाइयन सोचती है उसकी पावर्स तो वर्थलेस थी। यहाँ पे जूही उसकी मदद करती है। चाइयन नरेट करती है मैं यही सोचती रही, वो इतना कमज़ोर है, शायद वो हॉस्पिटल जाना तक अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसी वजह से मैंने उसे इग्नोर करा। पर बार बार उसकी हालत एक ही होता था। पर मुझे ये समझ नहीं आती थी वो हंटर होके क्यों काम करना चाहता है। शायद उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा कि वो अपने लिए कुछ ढूंढे जिसमें वो अच्छा हो। पर मैंने गलती करी थी, क्योंकि मैंने उसे वर्थलेस ज़रूर देखा था, पर उसकी रिजॉल्व वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, इतना ज़्यादा कि मैंने कभी ऐसा देखा भी नहीं था। हाँ, वो कमज़ोर था, पर फिर भी वो डिटरमाइन था अपने काम के लिए, और इसी ने मुझे पूरी तरह से हिला दिया। और तब प्रेजेंट में हम देखते हैं वो गोगुनी को बताते हैं, और तब मैंने रियलाइज़ करा विक्ट्री नहीं जो मैं चाहती थी। मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, उनको उस दिशा में विक्ट्री की तरफ लीड करना चाहती हूँ, और वही मेरी पैशन है। ये सुन के गोगुनी खुश होते हैं और कहते हैं तो फाइनली तुमने अपना पाथ डिसाइड कर लिया। मिस चाइयन खुश होती है और कहती है हाँ बिल्कुल। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद गोगुनी बाहर देख रहे थे।
चायन जा रही थी और सारे हंटर्स थे। वो शायद हंटर एसोसिएशन को छोड़ के जा रही थी, मतलब पहले उसने शायद हंटर एसोसिएशन को ही ज्वाइन करा था। और अब वो कहते हैं, हाँ मानता हूँ हंटर एसोसिएशन ने एक ग्रेट टैलेंट खो दिया, पर उन लोगों ने एक बहुत अच्छा दोस्त हासिल करा है, एक वैल्करी जो कि अपने फेलो वॉरियर्स को विक्ट्री तक ले जाएगा। और अब चायन लीड करने लगती है एक गिल्ड को, या फिर बोलूं वाइस कैप्टन हो जाती है। आपको पता है कौन से गिल्ड का, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो हमें यहाँ पे पता चलता है जब जिन के पास कोई ताकत भी नहीं था, तब भी उसने मिस चायन को मोटिवेट करा था उसकी बात चुनने के लिए। और शायद बाद में जाके इसी वजह से चायन उससे इतना अट्रैक्ट होती है। पर इसमें मुझे एक चीज़ बुरा लगा, जूही की कोई भी बैक स्टोरी नहीं दिया गया, या फिर उसके बाद क्या हुआ कुछ भी हमें नहीं बताया गया। उतना तो वो डिजर्व करती थी। अभी भी गो गुरिंग के साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टोरीज बाकी है। तो आपको क्या लगता है कि अब आपको वो चाहिए? अगर चाहिए मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं कोशिश करूंगा एक दो की स्टोरी तो लाने की। तो चलिए मिलते हैं फिर से सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की नए चैप्टर के साथ, और नया एनीमे जिसको मैंने एक्सप्लेन करा उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आप जाके देख सकते हो, मेरे दूसरे चैनल पे है। शुक्रिया देखने के लिए, स्टे ट्यून्ड।